दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और मैं हूं आपका मनी मित्र रजनीशकांत। ये एक फ्लैट है मुंबई से सटे नाला सोपारा ईस्ट में। 430 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। यहाँ पर सिविल कॉन्ट्रैक्टर राजू दुबे रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। उन्होंने किसी कारणवश अपना ये फ्लैट बेचना चाहा शरद प्रकाश यादव नाम के किसी व्यक्ति को, लेकिन उस व्यक्ति ने इनको धोखा देते हुए, इनके साथ फर्जीवाड़ा करते हुए इनके फ्लैट को जबरन कब्जाने की कोशिश की। तो अगर आप भी अपने फ्लैट को बेचने जा रहे हैं, खास करके अगर वो हाउसिंग सोसाइटी में होती है, तो किस तरह से कई बार जो फर्जीवाड़े करने वाले लोग होते हैं वो जबरन कब्जाने की कोशिश करते हैं, उनकी पूरी दास्तान बता रहे हैं ये राजू जी। तो आप भी आगे से सतर्क रहिएगा। इनसे ही हम जानते हैं कि किस तरह से जो इनका क्लाइंट है शरद प्रकाश यादव, वो जबरन फ्लैट कब्जाने की कोशिश करता रहा है। आज ये बेचारे अपने ही घर के लिए कभी कोर्ट, कभी पुलिस स्टेशन, कभी जिला मुख्यालय चक्कर काटने को मजबूर हैं। तो चलिए राजू जी से ही बात करते हैं, क्या है पूरा मामला। हाँ राजू जी बताइए, क्या मामला रहा है? सर, फाइनेंशियल स्थिति ठीक न होने के कारण मैं अपना फ्लैट शरद यादव को दिनांक 31/1/2019 को एक रिसिप्ट 15,000 का बना करके सौदा हुआ उनका हमारा। इसके बाद एक एमओयू बनी 1/2/2019 को, जिसको 60 दिन की का पीरियड जिसमें था, दिया गया था पैसे देने के लिए। हाँ, फाइनल पेमेंट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बना ले हुए हो और मेरे फाइनल पेमेंट दे देवे। ठीक है। जब ये नहीं दे पाए तो उस समय मैंने उनसे कहा कि भाई आप अपना ये सौदा कैंसिल कर लीजिए, जो मुझको टोकन अमाउंट थोड़ा बहुत दिए हुए हैं वो वापस ले लीजिए। तो वो बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, एक काम कीजिए, मैं आपको 30 दिन के अंदर फुल एंड फाइनल पेमेंट कर देता हूँ। इस तरीके से एक दूसरी एमओयू उन्होंने बनाई, जो कि 18 अप्रैल 2019 को। ये एमओयू बनाने के बाद, जिसमें समय सीमा 30 दिन दिया गया था, और इसमें इन्होंने मेरे बैंक लोन इंस्टॉलमेंट भरने की बात कही हुई थी, और जब तक मैं चाहूँ इसमें रह सकता हूँ, और 4,000 रुपया महीने की भाड़े की बात हुई थी। इसके पश्चात दूसरे दिन एक इनके साथ सेल एग्रीमेंट बना, रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट, जिसमें इन्होंने 45 दिन की डेट डलवा दी। तब भी मैं बोला चलिए ठीक है, अभी तो हमको देना ही है और यहाँ से रहना ही नहीं, चलेगा, कर देते हैं। लेकिन जब ये समय सीमा बीत गया और जब मैंने बार बार इनको बुलाने लगा, ये आए नहीं, मेरे पास नहीं आए, तो मैंने बैंक अपने वकील से एक नोटिस भेजा इनको। नोटिस भेजने के बाद में भी इन्होंने उस नोटिस को केयर नहीं करते हुए और बिना बैंक को बताए, नोटिस का दिखाइए ना थोड़ा, बिना बैंक को बताए बैंक से, आईसीआईसी बैंक से चेक ले लिए। आईसीआईसी बैंक से चेक लेने के बाद में
हाँ ये नो, इनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी थी 18/6 को। 18/6 के बाद मैंने इनको कई कॉल किए, इन्होंने कोई कॉल उठाया नहीं, ना कोई फ़ोन किया। और वकील से भी जब मैंने फ़ोन कराया, जिसे वकील ने एग्रीमेंट बनाया हुआ था, तो दिन भर हम लोगों को बैठाए रह गए ऑफिस में और ये आए नहीं वहाँ। 20-21 तारीख तक इनको बुलाने की कोशिश होती रही, ये आए नहीं आए तो मेरा माथा ठनका और मैं जा करके अपने वकील श्री विनोद तिवारी जी से इनको कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट का नोटिस भिजवा दिया। भिजवाने के बाद में भी इनके व्हाट्सएप पर भी डाला, जो इन्होंने एग्रीमेंट में एड्रेस अपना लिखाया हुआ था वहाँ पर भी भेजा, और जहाँ ये भाड़े पर रहते थे वहाँ पर भी नोटिस भेजा। इनको जानकारी होने के बाद में भी ये आए नहीं हमारे पास, न सेटलमेंट के लिए न किसी बात के लिए। और ये जा करके बैंक से लोन लेकर के मेरे पुराने बैंक लोन अकाउंट में, GIC बैंक लोन अकाउंट में जा करके चुपचाप वहाँ पैसा भर दिए। भरने के बाद में फिर इनका ड्रामा शुरू हो गया। ये आ करके सोसाइटी से मिली भगत करके अपना नाम उसमें चढ़वा दिए, मेरा पानी का कनेक्शन कट करा दिए, और सोसाइटी वालों ने भी मुझको नहीं बताया कि नाम इनका ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम। जबकि NOC बैंक के लिए लेते समय सोसाइटी के चेयरमैन से मैं खुल करके बोला था कि जब ये आगे का जब तक पेमेंट और वो सब नहीं करते हैं तब तक आप इनको किसी भी प्रकार का सहयोग मत कीजिएगा। उन्होंने मुझको आश्वासन दिया था कि हम नहीं करेंगे। फिर भी सेक्रेटरी चेयरमैन ने इनके नाम पर बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट लिए, बिना AGM मीटिंग बुलाए इनको सभासद बना दिया। इसके बाद में ये लगे मुझको पुलिस वालों द्वारा परेशान करने। ये जो आपके ग्राहक हैं, हाँ, शरद प्रकाश यादव, शरद प्रकाश चंद्र यादव, ये पुलिस वालों के द्वारा जबरन मुझको धमकी दे करके खाली कराने के चक्कर में मेरा फ्लैट पड़ गए। बिना फुल एंड फाइनल अमाउंट दिए मुझको, मेरा अभी तक 2.5 लाख रुपया इनके पास एग्रीमेंट के हिसाब से निकलता ही था। तो पुलिस स्टेशन में मैंने कहा, मैं बोला सर कि जो मेरा नुकसान भरपाई हुआ है, नुकसान हुआ है, वो नुकसान दे दे हुए मैं खाली कर देता हूँ घर। तो नहीं माने और ज़बरदस्ती खाली कराने के चक्कर में पुलिस वालों द्वारा काफ़ी दबाव डलवाए। आखिर जब मैं नहीं माना तो पुलिस वाले मुझको धमकी दे करके उस समय छोड़ दिए कि तुमको फिर कभी फंसाएंगे। तो ठीक 2 महीने बाद नवंबर महीने में शनिवार के दिन 2 तारीख को पुलिस वाला आया मेरे पास और मुझको बोला, चलिए आपका बहुत दिनों से ये मसला चला आ रहा है, वो आया हुआ है शरद यादव, वहाँ पर बैठ करके इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो उस दिन मेरे पिताजी काफ़ी बीमार थे, मैं बाहर डॉक्टर के पास गया हुआ था डॉक्टर को लाने के लिए। उसी समय हवलदार आके मिले वहाँ पर। तो मैं भी सोचा चलो ठीक है, मैंने अपने बच्चों को फ़ोन किया, मैं ला करके डॉक्टर को आप ले जाओ, दिखा दो, मैं आता हूँ थोड़ा सा जा करके। सर मैं गया इनके साथ चौकी में ले जाने के बाद मेरी मोबाइल छीन लिए पुलिस वाले और मुझको अरेस्ट कर लिए। तो आपने पुलिस से पूछा नहीं कि मुझे क्यों अरेस्ट किए हो? मैंने बोला, अच्छा, तो बोले तुझको पता नहीं तूने क्या किया है, तेरे को बोले थे ना पहले हम। अच्छा कि तुझको फंसाएंगे, अब तू गया काफी लंबे गया। मैं बोला चलिए ठीक है सर, ये सिविल मैटर है, इसको आप जबरदस्ती का क्रिमिनल बना रहे हैं। अच्छा, ये चीज ठीक नहीं है। अच्छा, और मुझको जाने दीजिए, घर पे मेरे बुजुर्ग पिताजी बीमार पड़े हैं, डॉक्टर को दिखाना है, कल मेरे बच्चे का JEE मेंस का एग्ज़ाम है, उसको ले जाना है। लेकिन इन लोगों ने नहीं सुना और जबरन मुझको बंद कर दिया। इलीगल डिटेंशन। हाँ, इनलीगल डिटेंशन की। और मेरी मोबाइल फ़ोन छीन करके अपने पास रख ली, किसी से बात नहीं करने दी मुझको उस समय। मैंने कहा कि मेरे डॉक्यूमेंट भी देखिए, मेरे डॉक्यूमेंट को भी नहीं देखे, ना कोई चीज़ सुने ये लोग। ओके। तो दूसरे दिन रविवार अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के सामने मुझको पेश किए वो सही कोर्ट में।
यहाँ पर मेरे वकील ने मेरे द्वारा दिए हुए डॉक्यूमेंट को जब मजिस्ट्रेट के सामने रखा, तो मजिस्ट्रेट माननीय न्यायाधीश ने बहुत बढ़िया फैसला लेते हुए मुझको गिरफ्तार क्यों किया गया बिना नोटिस दिए, पुलिस को। और पुलिस को फटकार लगाई और 4 दिन में जवाब मांगा, अच्छा अच्छा, और मुझे बिना जमानत का रिहा कर दे मतलब। तुरंत वहीं पर छोड़ दिए। इसमें पुलिस वालों की तो किरकिरी हुई है, लेकिन न्याय की ये पहली जीत भी हुई। और मेरे हौसले में थोड़ा इजाफा हुआ कि भाई ये मेरे साथ ये गलत हो रहा है, अब इसके विरुद्ध हमको लड़ना ही होगा। और तब से मैं आज तक इनके साथ लड़ ही रहा हूँ। ये जा करके फर्जीवाड़ा करके मेरा फर्जी साइन मार के बिजली विभाग में अपना नाम ट्रांसफर करा लिए। अच्छा, वो है क्या, वो कहाँ पर कैसे क्या किया, कैसे फर्जीवाड़ा किया है उन्होंने, जरा फर्जी साइन दिखाई है उनका। ये आरटीआई से मैंने बिजली विभाग से जब बिजली बिल आया मेरे पास, तो मैंने आरटीआई मार करके पेपर निकाला वहां से, तब मुझको पता हुआ चला अच्छा कि यहाँ पर इन्होंने मेरे नाम की फर्जी साइन मारी हुई है। ये देखिए, ये फर्जी साइन है। ये और ये। अच्छा, ये दोनों फर्जी साइन है। हाँ, अच्छा, आपका असली साइन दिखाएंगे कैसा है? मेरी असली साइन सर ये बैंक द्वारा अच्छा अच्छा, है, ये मेरी ओरिजिनल साइन है सर। आप दोनों को एक साथ रख के दिखाइए तो जरा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से फर्जीवाड़ा की गई है डॉक्यूमेंट्स में। तो आपके साथ भी अगर किसी ऐसा इस तरह का होता है तो आप लड़ना बंद मत कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लड़ाई लड़नी होती है फर्जीवाड़े के खिलाफ में, जैसे कि अपने राजू जी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने फ्लैट को बचाने के लिए। इस समय भ्रष्टाचार का बोलबाला चल रहा है हर विभाग में, ओके, जिसमें बिजली विभाग भी शामिल है। काफी एक नंबर का भ्रष्टाचार चल रहा है। बिजली विभाग ने बिना कोई डॉक्यूमेंट्स के फर्जी बिना जांच पड़ताल किए उसको शरद यादव को यहाँ का प्रत्यक्ष कब्जेदार तक बता दिया ये डॉक्यूमेंट में, जबकि रहता मैं हूँ यहाँ पर। जबकि मैं हूँ यहाँ पर। ओके, शरद कुमार, अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो आप देख सकते हैं किस तरह से फर्जीवाड़ा होता है। तो आपको सतर्क रहना है। कभी भी आप फ्लैट बेचते हैं किसी हाउसिंग सोसाइटी में या फ्लैट खरीदते हैं तो ऐसा फर्जीवाड़ा आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए आपको सतर्क रहना है, जागरूक रखना है, क्योंकि जागरूकता ही आपको बचाएगी। इसके बाद सर मैंने उप निबंधक ताम तलाव में रजिस्ट्रार जो कि गया, हाउसिंग सोसाइटी का रेगुलेटर होता है, रजिस्ट्रार। कुछ भी मामला होता है तो रजिस्ट्रार क्या ही पहले जाता है। अर्जी दे करके वहाँ पर सुनवाई शुरू कराई सोसाइटी के खिलाफ। ओके, वहाँ पर भी मुझको भ्रष्टाचार और के कारण काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी, और करीब करीब 1 साल के ऊपर लड़ते लड़ते वहाँ पर एक दिन सुनवाई नहीं रजिस्ट्रार साहब ने किया, और इनलीगल तरीके से उसका सभासद दिया गया, सिद्ध हुआ वहाँ पर। अच्छा अच्छा, मेंबरशिप मतलब बहाल कर दी गई, मतलब उसके पक्ष में। हाँ, उसका नाम हटा दिया गया, लेकिन मेरा नाम भी वहाँ नहीं रखा रजिस्ट्रार ने। अच्छा, सिर्फ फ्लैट नंबर रहेगा। यानी फ्लैट का कौन मालिक है, अब ये किस तरीके का फैसला दिया उन्होंने रजिस्ट्रार ने, एक सवाल खड़े करता है। बड़ा अजीबोगरीब फैसला है। हाँ, फ्लैट है लेकिन उसका मालिक कौन है कोई जानकारी नहीं है। जबकि इसके पहले वाले फैसले में उन्होंने, पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि एग्रीमेंट पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ऐसा उनका लिखित में ऑर्डर है मेरे पास। अच्छा अच्छा, पहला ऑर्डर। और दूसरे ऑर्डर में इन्होंने ये किया, इसके अलावा जो यहाँ के सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी थे, उन लोगों ने 1 साल से मैं पेपर मांगते रह गया, क्या उसने जमा किया डॉक्यूमेंट, उन्होंने मुझको दिया नहीं। वही चीज़ मैंने रजिस्ट्रार के सामने भी बोला, रजिस्ट्रार ने 2 बार ऑर्डर दिया, तब भी आज तक
मुझको एक भी पेपर यानी आज 27 मार्च 2021 है। हाँ, पुराने सेक्रेटरी चेयरमैन सोसाइटी में बहुत भारी पैमाने भ्रष्टाचार करके यहाँ से जा चुके हैं। अच्छा अच्छा। अपना रूम छोड़ ये- करके अब उनके पीछे मैं पड़ा हूँ। अब नई सोसाइटी आई है, नई सोसाइटी ने भी उनके खिलाफ एक्शन लिया है। एक्शन में रजिस्ट्रार के पास लिखित रूप से दिया गया है, पुलिस स्टेशन में भी सोसाइटी वाले ने लेटर दिया हुआ है और उनको नोटिस जारी की गई है कि जब तक आप सोसाइटी का कई लाख का भ्रष्टाचार जो किए हुए हैं उसका हिसाब किताब पूर्ण रूप से नहीं दे देते, बकाया पैसा सोसाइटी का जो गबन किया हुआ है नहीं दे देते, तब तक उनका फ्लैट बेचने की एनओसी उनको नहीं दी जाएगी। अच्छा, तो अभी क्या मामला चल रहा है? अभी जो आपका फ्लैट का मामला है अभी क्या चल रहा है? अभी की स्थिति क्या है? अभी की स्थिति मैं हाई कोर्ट में गया हूँ। हाई कोर्ट में मेरी रिट पिटीशन दाखिल हो गई है, अब वहाँ से आना बाकी है। अच्छा, कोर्ट क्या करता है वो अभी देख? हाँ, नोटिस वहाँ से निकलना बाकी है। मेरे एडवोकेट श्री संतोष सिंह जी ने रिट पिटीशन दाखिल किया है इन चारों के खिलाफ, पुलिस वालों के खिलाफ। ओके, तो अच्छा, आईसीआईसी बैंक से आपके जो ग्राहक है उन्होंने लोन लिया था, तो बैंक की तरफ से किस तरह की परेशानी की जा रही है? बैंक की तरफ से सर निश्चित है, बैंक का जब ईएमआई नहीं भरा जाएगा तो बैंक तो प्रॉपर्टी पे अपना पोजीशन लेने आएगी ही। और बैंक से मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ, सर मेरे साथ में फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी हुई है। मैंने समय पे वो कैंसिलेशन का नोटिस दिया हुआ है और उसने आपको अंधेरे में आपके बैंक को रखते हुए बिना जानकारी दिए चेक ले लिया और ले करके मेरे बैंक लोन अकाउंट में डाल दिया। अब ऊपर का बकाया पैसा मुझको न देते हुए और गलत तरीके से मुझको डरा धमका करके मानसिक आर्थिक हर तरीके का तकलीफ मुझको दिया है। तो आपको आईसीआईसी बैंक से, मतलब जो बैंक है लोन देने वाला, उससे क्या गुजारिश करते हैं आप? उससे सर मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इस स्थिति को देखते हुए, परिस्थिति को समझते हुए अपना जो पोजीशन जो एक्शन किया जा रहा है, कार्रवाई जो कर रहा है बैंक, कार्रवाई कर रहे हैं उसको रोक दे और न्याय करे मेरे साथ में। ओके। और उनका जो भी पैसा निकलता है, जो उन्होंने 13,97,000 रुपये का जीआईसी के नाम से चेक डाला हुआ है, वो मैं अपने तरफ से देने के लिए तैयार हूँ। वो लोन मेरे नाम पे कर दिया जाए और मेरा फ्लैट रहने दिया जाए। और मेरा फ्लैट रहने दिया जाए मेरे नाम पर। ओके। हफ्ता मैं भर दूंगा हर महीने का सर। मेरी यही गुजारिश है। ओके, ठीक है दुबे जी, इस जानकारी के लिए शुक्रिया। तो दोस्तों, जब भी आप हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, कोई घर बेचने जा रहे हैं, तो चीज़ों का ध्यान रखें कि दलाल के चक्कर में मत फंसे। थोड़ा समय निकाल करके जो आपके ग्राहक हैं उनके बारे में भी जानकारी ले लें कि आपका ग्राहक किस तरह का है, क्या वो फुल एंड फाइनल पेमेंट करने के योग्य है या फिर नहीं है। तो आज इतना ही, नमस्कार।